7-8 बार होता है बैक पेन, तो आपको चाहिए कि 7 साल में 1 बार हो। अगर साल में आपको जब बैक पेन होता है तो 15-15 दिन, 1-1 महीना होता है, तो आपको चाहिए कि जब बैक पेन हो तो आपको 1 दिन में ख़त्म हो जाए वो, यानी कि दूसरे दिन आपको नहीं होना चाहिए, राइट। और फिर स्लोली आपको चाहिए कि आपको 2-3 साल में 1 बार हो, राइट। सो पॉस्चर आपका ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आपको रिकरेंस प्रिवेंट करना है, राइट। मेंटेन द सी शेप्ड कर्व ऑफ द बैक। सो ये आपका सी शेप्ड कर्व है, ये जो हमारा कमर है वो एक जेंटल सी शेप कर्व है। आप देखेंगे कि एक्सरे जब भी आप लेते हो और आपका बैक पेन है तो आप वहाँ पे लिखा होगा रिडक्शन ऑफ लंबार लॉर्डोसिस, राइट। तो लॉर्डोसिस का मतलब है सी शेप्ड कर्व, राइट। और वो सी शेप्ड कर्व मेंटेन होना ज़रूरी है, उसी से आपका पेन जो है रिकरेंस नहीं रहेगा या बैक पेन आपका कंट्रोल में रहेगा। बिकॉज जब आपको बैक पेन होता है मसल स्पैज़म में जाते हैं और वो जो सी शेप कर्व है वो स्ट्रेट हो जाता है, राइट। सो मेंटेनिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। You can use original McKenzie lumbar roll. It is a passport to a healthy life. ना original McKenzie products आपको Amazon में भी मिलेंगे। Actually मैं सोची थी यहाँ लेके आऊँ, फिर मैं नहीं लेके आई जानबूझ के, कहीं आप ये नहीं सोचें कि मैं अपना चीज़ें बेचने के लिए बैठी हूँ। So I have been, this is totally a public हेल्थ इनिशिएटिव। तो आपको बहुत सारे लंबर रोल्स मिलते हैं, सुपर रोल मिलते हैं, बट राउंड रोल्स मिलते हैं, अमेज़ॉन में मिलते हैं आपको, या देयर इज़ एन इंडियन पर्सन ऑल्सो हु प्रोक्योर्स इट फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो मैं अपने गाड़ी में तो वो लगा के रखी हूँ। एक मेरा रोल मैंने 2008 में जो ख़रीदा था वो तो आज तक चल रहा है। सो इट इज़ लाइक इट्स एन पैसा वसूल थिंग। So it's more than 10 years and I'm still using the same roll. It's not God's fault, उसका तो कपड़ा फट गया बट रोल बराबर वैसा ही है। So वो चीज़ अगर वो नहीं कर सकते हो आप तो also you can take a simple towel ले लो, उसको रोल करो, उसको रबड़ बांधो और वो यूज़ करो, right? You can use that. That will also maintain the C shape of the curve. लेकिन because none of you have been evaluated, हमने किसी को चेक नहीं किया हो, आपको ये देखना अगर आपने टॉवल, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है अभी तो आप रोल यूज़ कर सकते हो। बिकॉज कोई पेशेंट्स होते हैं जो हम चेक करते हैं तो हम उनको बोलते हैं अभी आप रोल नहीं यूज़ करना, वेदर इट्स अ टॉवल रोल और एन ओरिजिनल मैकेंजी। काफ़ी मेरे पेशेंट्स खरीदते हैं, सो आई टेल देम डोंट बाय देम राइट नाउ, जब आपका पेन थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम हो जाएगा तो आप यूज़ करो। तो अगर आप यूज़ करते हैं टॉवल रोल, यू जस्ट हैव टू सी कि वो पेन नीचे नहीं जा रहा है एंड यू फील कंफर्टेबल। सो वो रोल का जितना विड्थ है वो भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मोटा थोड़ा छोटा। सो ऑल दोज हु आर वर्किंग कैन ऑलवेज कीप दैट रोल बिहाइंड। तो पूरा आप जब बैठते हो तो पूरा बम्स पीछे, वो कुर्सी पे जब आप बैठते हो तो वो कुर्सी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं, भाड़ा नहीं लेने वाला है कि आपने मेरा पूरा कुर्सी इस्तेमाल करके बैठ गए करके। आप पूरा उसको इस्तेमाल करके बैठो ना, पूरा पीछे तक। क्यों आप आगे में लटक के बैठे रहते हो? पूरा पीछे वो टॉवल रोल पीछे रखो और पूरा पीछे सड़क के पीछे रहना चाहिए। सो मेंटेन द सी शेप्ड, यूज़ अ रोल, डू नॉट बी इन वन पोस्चर फॉर लॉन्ग। सी ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू मूव। आप बैठे रहते हो लाइक अ काउच पोटैटो फॉर आवर्स टुगेदर तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। थिंक अबाउट इट, आपके घर पे एक अच्छा सोफ़ा है, राइट? आपके घर पे कोई 8 घंटा एक ही साइड पे सोफ़े पे बैठा हुआ है, राइट? 1 महीने के बाद वो क्या होगा आपका? सुबह का सीरियल, शाम का सीरियल देखने के बाद में एक ही जगह पे, हाँ, वो सोफ़ा क्या होने वाला है? तो आपने देखी ना कि आपके स्पाइन में डिस्क है, एकदम लास्ट वाला डिस्क जो नीचे है, राइट? आप जब आपका ऊपर 50 किलो है उसके ऊपर बैठा है 8 घंटा, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? वो पेन करेगा कि नहीं? सो यू हैव टू गेट अप, don't be in one posture for long. Interrupt your posture and daily activities with repeated extensions. Okay? आप सवेरे उठते हो, फर्स्ट चीज़ आप क्या करते हो? वॉशरूम जाते हो, चाहे आप इंडियन टॉयलेट में बैठो या आप कमोड पे बैठो। बैठने के लिए आपको पहले क्या करना है? आगे झुकना। आप यूं नहीं बैठ सकते हो ना, आपका बॉडी फर्स्ट आगे ही झुकेगा, उसके बाद में आप ब्रश करने के लिए जाएंगे, राइट?
थूकने के लिए सीधा सीधा नहीं थूक सकते हैं, आपको नीचे देखना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा मुंह धोने के लिए, राइट। फिर आप नहाने जाओगे, अब सुबह ही कितना हुआ, फिर आप चाय पीने के लिए बैठोगे। चेयर पे जब बैठते हो आप कैसे बैठोगे, पहला और फिर बैठोगे, राइट। अब उठते हो तो पहला क्या करोगे, आगे झुक के फिर उठना पड़ता है, राइट। अभी ऑलरेडी आप सुबह से कितने बार झुक गए, राइट। फिर आप नहाने जाओगे, पाँव धोएंगे, कपड़े पहनेंगे, राइट। जब तक आप ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलेंगे आपको अनगिनत टाइम अपने आप आगे झुक गए हो, राइट। इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अब पूरे दिन में आपने कितने बार पीछे किया होगा, एक बार भी नहीं। अगर कोई सीलिंग पेंट करने वाला है तो वो करता होगा बस, राइट। कोई नहीं करते हैं, राइट। सो इंटरप्ट योर पॉस्चर्स डेली विथ रिपीटेड एक्सटेंशन। अगर आपको कोई पेन नहीं है, ओके, तो आपको दिन में एक बार एटलीस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा पीछे करना है, राइट। एंड डू अ फ्यू एक्सटेंशंस बिफोर लॉन्ग फ्लाइट्स एंड ड्राइव्स। यानी कि अगर आप लंबे टाइम तक ड्राइव करने वाले हैं, यहाँ से पुणे आपको ड्राइव करके जाना है, या तो आप ड्राइव कर रहे हैं या तो आप गाड़ी में बैठे हो, राइट। आप गाड़ी में यूँ बैठने वाले हैं। जब आप बैठते हो, सिर्फ आप सीधा कितना भी सीधा बैठो, लेकिन आपका स्पाइन जो है झुकने का पोजीशन में पहुंच जाता है, बिकॉज सिटिंग इज सेट टू बी फ्लेक्शन। इसकी वजह से सो ऑफन यू फाइंड दैट पीपल हैव पेन बिकॉज ऑफ सिटिंग, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई लंबे फ्लाइट पे जा रहे हो या लंबे ड्राइव पे जा रहे हो तो यू हैव टू डू बिफोर एंड आफ्टर। आप अगर फ्लाइट पे बैठे, पूरे रात भर सोते रहे, फिर बैठे रहे और एकदम यूं करके बैठे रहे, फिर आप उठे, आप ऊपर से अपना केबिन बैगेज ले लिया और फिर आप खड़े रहे। जब बेल्ट में आपका वेट ये आ गया बैग, आप क्या करें, झुके और कितना किलो लिया, 20 किलो में घुस घुस के 22 किलो का भी डाला होगा, राइट। उसको उठाया तो क्या होगा, ओके। थिंक अबाउट दैट लिम्बो, ओके। वो पीछे खिसक जाएगा और आपका शुरुआत क्या होगा, ऑलरेडी आप जब खड़े हो गए, लैंड हो गया फ्लाइट, पुणे पहुंच गए आपका गाड़ी, आपको ऑलरेडी थोड़ा बैक पेन हो रहा है, यानी कि वो पीछे से ऑलरेडी प्रॉब्लम दे रहा है, राइट। सो ऑलवेज बिफोर लॉन्ग फ्लाइट्स, बिफोर यू लैंड, you see so many, there are all my patients do the exercises. In fact I've got specific exercises. मेरे pilots जो है, जो मेरे patients हैं, they have specific things to do while they are on the flight, so that they have no pain at all. So even all my patients who are on flight, lots of them who are traveling very domestic and international, so there's all of them, they are given specific things. और बहुत सारे लोग हैं जो चलते हैं वगैरह, यू स्टैंड अप ना, गो एंड डू ना, अगर आपको पेन नहीं है। सो आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू एनीथिंग विदाउट, इफ you don't have, this is a general advice I'm telling you, when you don't have pain. So you do a couple of this, so you have reversed that. And even when you are, so when you're sitting, try and sit straight. When you get out, let's say you got off at Lonavala, just stand up, just do a little bit, all right. ये सारी चीज़ें जो हैं, आप देखो गांव में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, a lot of them if you go to see, they are sitting on the ground and doing, वो paddy fields उन लोग वो निकालते हैं, and what do they do when they get up? Have you ever noticed? They just do this. Who has taught them? Nobody. मैकेंजी वहाँ तक नहीं पहुँचा है उनको बोलने के लिए, right? ये उनका body ने उनको बोला है. So that your body tells you what you've got to do. So this is something which you can do to avoid back pain. All right. Now, in short, be on the move. So how can I have the green signal in my life? How can I be pain free? Always use a lumbar roll when you travel. Then before long flights and long drives, you have got to do a few extensions. Okay. So this is a famous, all the people who do yoga call it as Bhujangasana, right? But it's got to be done in a particular way if you've got a neck problem, all right. And हो सकता है कि कोई, if you're a patient,
I would not tell you to do anything. If you have got ongoing back pain, I'm not going to tell you to do, because एक पेशेंट ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि एक पेशेंट इसमें पूरा सेंट्रलाइज हो और पेन उसका निकल जाए, लेकिन इसमें उसका पेन नीचे चला जाए, राइट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इफ़ यू हैव नो बैक पेन. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू. अगर आपका सिम्टम फ्री है, ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डे जस्ट डू अ फ्यू, बिकॉज सुबह से लेके शाम तक हज़ारों टाइम आप आगे झुक चुके हो. सो वी नीड टू डू अ लिटिल ऑपोजिट. Avoid slouch sitting on a soft surface, avoid unsupported sitting, watch your posture while driving. तो एक चीज़ आप कर सकते हो, जब आप ड्राइव करते हो तो पहले सीधा बैठो, बम्स पीछे रख के और एक टॉवल रोल पीछे रखो. आप सीधा है, आप सीधा बैठ के आप अपने जो है रेयर व्यू मिरर को एडजस्ट कर लो, राइट. कुछ टाइम जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज आप यहाँ पहुँच गए हो. उसको मत शिफ्ट करो. आपको दिखता नहीं है तो आपको अपने आप को शिफ्ट करना है और आप राइट पॉस्चर में आ गए. ऑलराइट, सो दिस कुड बी अ गुड थिंग दैट यू कैन डू. And at every red signal, correct your posture, right? So there are specific, for patients there are specific things that I tell, or Bhumika or Devang, we tell specific things, but those things we can't tell because as you understand, treatment cannot be on telephone and oral, okay? Treatment always has got to be, because कोई patient को कोई posture correction पेन नहीं देता है तो किसी को पेन नीचे तक जा सकता है. तो हर एक का कंडीशन स्टेटस अलग रहता है. तो विदाउट इवैल्यूएशन आई कांट टेल एनीथिंग, बट ये एक जनरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपका पेन, बैक पेन चेक में रह सकता है. और वो चेक में है कि नहीं आप समझ सकते हो ना. अगर आपका पेन नीचे जा रहा है, आपको मालूम है ना, सेंटर में आ गया तो यू नो, सो यू हैव गॉट गुड इक्विपमेंट नाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सो एट एवरी रेड सिग्नल करेक्ट योर posture. Hardcore gym, right? Lot of people who are into gym, they want to, they've got lots of questions with that. So one of the things that I always tell my patients is avoid crunches. Okay, अगर आपको पेट कम करना है ना तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, क्रंचेस करने की ज़रूरत नहीं. How many, you can ask my colleagues sitting there, how many patients would have come to us with a slip disc, all thanks to the crunches. Not only the neck but even the back. Crunches are out. There are lots of other exercises you can do. Okay, number one. Secondly, अगर आप अपना जिम कर रहे हो और आप बाइसेप्स करते हो, वेट्स करते हो, राइट. आप ये बाइसेप्स करना है आपको तो बहुत सारे तरीका है करने का, राइट. आप ऐसे कर सकते हो, आप लेट के अपना बाइसेप्स कर सकते हो, ट्राइसेप्स कर सकते हो. अब मैंने एक अजीब और गरीब तरीका देखा हुआ है जो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स अपने क्लाइंट से करवाते हैं. अब ये ऐसे खड़े रहते और ये करते हैं, है ना. ओके, अब ये वाई आपको बाइसेप्स करना है ना, तो ये पोजीशन लेने की क्या ज़रूरत है. एक तो आप वेट उठा रहे हो, ऊपर से आप अपने स्पाइन को झुका रहे हो, राइट. तो और आपका और डिस्क हर्निएशन पीछे की तरफ या तो साइड्स की तरफ से वो बल्ज होने का, बैक पेन होने का चांसेस और बढ़ रहा है. आपको, और वो भी वेट जब आप ले रहे हो तो कंप्रेशन, आपका बॉडी के जो बड़े बड़े मसल्स हैं जो पूरा पीछे से जो आता है, बैक एक्सटेंसर्स वगैरह, वो सारे मसल्स जो है दे पुट अ कंप्रेसिव लोड ऑन द स्पाइन टू. आप यूं करके कर रहे हो ये, राइट. सो दिस इज समथिंग. आप गर्दन को अपनी जगह पे करके आप ये कर सकते हो. आप ये ऐसे कर रहे हो और आप गर्दन भी यूं करते हो. आप गर्दन का इसमें क्या लेन देन. आप अपना बाइसेप्स कर रहे हो ना, गर्दन का इसमें क्या लेन देन. उसको क्यों आगे आप झुका रहे हो, राइट. उसको अपनी जगह पे रखने दो ना. आप जब इसको, आप इसमें जब वेस्ट कर रहे हो, जब आप हैंडबैग यहाँ उठाते हो आपको यहाँ पूरा पेन होता है. वाई? बिकॉज यू आर कैरिंग अ लोड एंड द लोड गोज इनटू द जॉइंट देयर. आपके सर्वाइकल स्पाइन में लोड जाता है, इसीलिए आपको ये पेन हो रहा है. जब आप ये वेट्स उठा रहे हो तो दिस लोड गेट्स ट्रांसफर्ड टू द स्पाइन देयर एंड आपको पेन होगा. अब आप जब नॉर्मली 10 पाउंड्स का लेके अगर आप 50 राउंड्स करते हो, रोज़ आप करते हो, राइट. तो आपके बॉडी, आपके मसल्स आधीन हो गए हैं. पिछले 6 महीने से आप कर रहे हैं ये. अगर अचानक आज आपने किया और ये पेन यहाँ आने लगा आपका, तो वो आपको बाइसेप्स, आपने मसल्स जो आपने वेट किया उसकी वजह से नहीं है,
आपने वेट उठाया, गर्दन को आगे किया, लोड यहाँ पहुँचा, यहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से आपको ये पेन हुआ है। ये तो आप 6 महीने से कर रहे हो और आपके बाइसेप्स और आपके ट्राइसेप्स वो ट्रेन हो गए हैं उसको करने के लिए, राइट। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो रोज़ तो आपका हाथ पाँव नहीं दुखेगा। 6 महीने के बाद खेलोगे तो आपका हाथ पाँव दुखेगा। वाई? बिकॉज आप अनअकस्टम्ड एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को जो बहुत दिन से आपका पूरा मसल्स दुखेगा, और वो 2 दिन 3 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कम होगा, और जैसे जैसे आप खेलते जाओगे तो वो पेन फिर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। उसको बोलते हैं मसल सोरनेस, राइट। वो चीज़ अलग होती है और ये चीज़ अलग है। ये आपकी बॉडी इज़ ऑलरेडी यूज टू दैट 10 pounds 50 टर्न्स दैट यू आर डूइंग। सो ऑटोमेटिकली इफ योर पेन कम्स आउट हियर, ये आपका ना बाइसेप्स है और ना ही ट्राइसेप्स है यहाँ, तो ये पेन आपका आ रहा है कहीं और से, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू गॉट टू रिमेंबर कि आप जब जिम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, आप साइकिल चल रहे हो, आप साइकिल स्टैटिक साइकिल आप जब जिम कर रहे हो तो आप ये कर रहे हो और यूँ करके कर रहे हो। अब ये गर्दन को क्यों आप आगे करके, और फिर वो आधा घंटा अगर आपने डिसाइड किया कि मैं आज आधा घंटा साइकिल कर रहा हूँ तो आप यूँ पीछे से स्लाउच कर रहे हो यहाँ पे, और अब ये जब आप साइकिल कर रहे हो तो आपका थॉट्स कहीं और है। थॉट्स में अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आता है, किसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थॉट्स आते हैं, राइट। और जैसे जैसे आपके थॉट्स आते हैं या तो किसी से बात करके हैं, तो आप यहाँ पे बाजू वाले के साथ, साइकिल वाले के साथ बात करके ही हो। अब ये क्या कर रहे हो, आप एक ही साइड पे देख रहे हो, और जब वो ख़त्म हो गया आपका ये पूरा दुखने लगा, बिकॉज आप यूँ कर रहे हो। सो इफ़ यू आर गोइंग टू कीप योर फिंगर्स बेंड फॉर लॉन्ग टाइम यू विल गेट पेन हियर। इफ यू आर गोइंग टू कीप दिस फॉर हाफ एन आवर लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट पेन हियर, नो। Alright, this is not because of anything else. So there are particular exercises. मेरे पास जो dental surgeons आते हैं for treatment, have very particular things. General surgeons आते हैं मेरे पास treatment, so particular things because उनके surgery के time पे उनको एक ही position में देखना पड़ता है. So particular exercises मुझे उनको बोलना पड़ता है during surgery and after surgery. और a dental surgeon होता है तो between patients what you have to do. दैट 1 मिनट एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट जो आया, बिकॉज वो डेंटल सर्जन कभी हाफ एन आवर 45 मिनट, वो तो उसका काम है, उसको एक ही पोजीशन में देखना ही पड़ेगा, और वो देखने की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो द वंस हु कम टू ट्रीट वी हैव गॉट टू टेल देम टू सो मूव फ्रॉम पेन टू नो पेन द मैकेंजी वे. थैंक यू. So is there any question and answer we can maybe spend a little time? What is the role of gas in the change of posture? Role of gas. So when you have gas, let's say in your stomach, right? So it is going to, it's covering a lot of visceral in your stomach, it's been created, right? So it will probably alter your posture, or you know, I've had complaints of, there's no research as such which is done to see कि एसिडिटी का या गैस फॉर्मेशन या फ्लैटुलेंस के वजह से बैक पेन में क्या है. बट येस, इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड देन यू मे गेट अ बैक पेन बिकॉज ऑफ दैट. पीपल डू से दैट जैसा मेरा मोशंस क्लियर हो गया तो मेरा बैक पेन. सो इट कुड बी दैट the gas formation that is there would probably be putting some pressure into the back and giving pain. So the direct correlation कोई research में नहीं है, but it's been seen that when you correct your postures, come back to, I have encountered this with my patients where they've corrected their posture, done some postural exercises which I have said, which again takes 1 minute to perform, their gas formation is reduced and things, but there is no research to really link the two. But we have seen that coming to an right posture will improve your digestion, will get all your organs to function in a better way. So the gas formation ultimately will be better. Have I answered your question? Yeah? Throw some light on scoliosis. That is also related to... Yes, thank you for asking me that question, because now scoliosis can be two reasons. Okay, one is an acute mechanical scoliosis and one is a scoliosis which you are born with. अगर आप पैदा ही थोड़ा सी, look, human beings हम सब defective piece है, हम सब defective piece है. कहीं पे आपको एक extra rib है जो cervical ribs बोलते हैं, कहीं पे आपको sacralization या lumbarization है जहाँ पे आपका sacral lumbar 5th vertebrae जो है, 5वां मन का जो आपका
कमर का है, वो आपका जो सेक्रम है, जो जुड़ा हुआ माकड़ हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके साथ या तो वो जुड़ गया है या तो वो सेक्रम का पहला वाला लूज है। ये सारे डिफेक्टिव, हम लोग सभी डिफेक्टिव पीसेस हैं, राइट। तो ये सब चीज़ नॉट नेसेसरी दे विल गिव पेन। तो अगर आप थोड़ा सा आपका स्कोलियोटिक कर्वेचर में आप पैदा हुए हैं, या आपका एक पाँव आधा इंच छोटा है जिसकी वजह से आपका थोड़ा स्कोलियोसिस डेवलप हुआ है, वो कोई चीज़ वो मैकेनिकल एक स्ट्रक्चर है उसका और बैक पेन का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, राइट। बिकॉज यू हैव ग्रोन एंड योर बॉडी इज हैज़ गॉट यूज टू इट। अगर आपका बहुत ही सिवियर स्कोलियोसिस है, अभी पोलियो वगैरह तो नहीं दिखता है, राइट, इट्स बीन इरेडिकेटेड ऑलमोस्ट, बट जो 50 इयर्स बैक आपको उसकी वजह से भी आपको स्कोलियोसिस दिखता था, बट ड्यू टू सम, लेट्स से ड्यू टू एनी some trauma like accident or something like that, आपका कहीं पे later on in your life कुछ scoliosis develop हुआ, once again your body gets accustomed to it, right। अगर वो as it's from a childhood to adulthood वो scoliosis बढ़ गया that you are absolutely like this, right, then उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसमें it involves very intensive treatment, you have to go to a spinal surgeon, they will correct it. It involves extensive physiotherapy after, so then it's a big long procedure, right? Now we also get another scoliosis which is acute mechanical scoliosis which I am able to treat. They are the ones where आप देख सकते हो कि आप रास्ते में अगर आपने आँख खोल के अभी आप देखोगे काफ़ी लोग आपको दिखेंगे रास्ते में जो है, जो ये जो बॉडी उनका थोड़ा यूँ ऐसा है, राइट, और ऐसा है, तो जब चलते हैं वो ऐसा चलेंगे, राइट। सो व्हेन यू वॉक नॉर्मली आपका हिप शिफ्ट होता है ना, बट दिस इज दिस वे। तो जब पेशेंट हमारे पास ऐसा आते हैं तो दो कॉज, ये कोई उसका 10 साल पहला, 5 साल पहला, 2 साल पहला कोई बैक पेन में ये हो गया है और वो अब उसका जो बैक पेन है उसके वजह से ये नहीं है, तो हम ये पहले चेक करते हैं कि ये रेलेवेंट है क्या अभी उसका बैक पेन के साथ। तो अगर वो अभी उसका बैक पेन के साथ रिलेटेड है, यानी कि अब जो उसका बैक पेन हुआ है उसकी वजह से उसका ये हुआ है, तो पहले मेरा जॉब है कि इसको करेक्ट करो, ओके। और ये एक मैकेंजी थेरेपिस्ट के अलावा कोई नहीं करेक्ट कर सकता है, बिकॉज ये मेनी टाइम्स इट हैपेंस डिस्क हर्निएशन की वजह से, जो डिस्क साइड से जाता है, सो दैट्स द रीज़न। तो इसको हम करेक्ट करते हैं, इसको करेक्ट करके करेक्टिव एक्सरसाइज वंस अगेन 1-2 मिनट एक एक्सरसाइज, ओके, उसका करेक्शन इज़ डिफरेंट। और ये पेशेंट 3-4 सेशंस में नहीं ठीक होंगे, या तो 6-7 सेशन होगा या तो 12-13-14 सेशंस, बिकॉज ये इसको करेक्ट करना पड़ता है और उसको करेक्ट करने के बाद में उसको फिर एक्सटेंशन रिस्टोर करना पड़ता है, एंड फिर वो पेशेंट जो है he can go back to doing everything. I have a lot of my patients who are doing, I am sure Abhishek, Bhumika, Devang, Chandrakant, they all have patients who have gone back to doing everything. तो वो एक होता है acute mechanical scoliosis, वो ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग जब आपको ये चीज़ हो गया है, फर्स्ट चीज़ हमें ये देखना है द मैकेंजी थेरेपिस्ट को कि ये अभी के बैकएक की वजह से हुआ है क्या, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है क्या। अगर ये आपका 5 साल पहले का बैक पेन की वजह से ये हुआ है, ये करेक्ट होके भी कुछ आपका बैक पेन कम नहीं होने वाला और ये शायद करेक्ट भी नहीं होगा, तो यू हैव टू लिव विद इट। सो अगर ये अभी के बैक पेन की वजह से इट कैन बी करेक्टेड एंड आप वापस रिस्टोर हो सकते हो। एंड सो ऑफन अगर आपको ये अभी मुझे बैक पेन हुआ है और अब मेरा बैक पेन से ये मेरा टिल्ट हो गया, मैं ऐसे हो गई हूँ, तो आप जब तक इसको ट्रीट नहीं करोगे, इसको आप करेक्ट नहीं करोगे, आपका बैक पेन जाएगा भी नहीं। पहला चीज़ उसको करेक्ट करना ही है। तो पहला ये देखना है कि रेलेवेंट है क्या, और अगर रेलेवेंट है उसको करेक्ट करना है, और अगर रेलेवेंट नहीं है तो करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। ओके, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Just a minute. As soon as you turn 40, you're told to start calcium. And at the same time, you're told too much calcium is not good. So what do you recommend? Right, so see, all aches and pains in your body is not because of calcium, loss of calcium. Okay, so it's not as soon as you turn 40, it's premenopausal, menopausal for a woman,
Okay, very typically people who are very much indoors, not getting sunlight. All right, so you have got to first, if you are really a candidate where you need to take vitamin D3 or calcium doses, then you've got to check with your blood tests. There are particular symptoms that you would get which a doctor would be able to analyze. So we send you for the blood tests, and when your blood tests show you that you have a deficiency, then you need to take the deficiency, whatever, for the dosage which has been prescribed for you. Do not continue it every time you get a pain that you take your calcium medicines. That's when you're going to overdose. Increasingly, we are seeing patients where patient has gone to toxicity levels, right? You have crossed the limit of 30 is where a minimum that you need, right? You have crossed even 100, 200, we have seen patients. And the thing is that you have gone to one doctor, he's prescribed you, he's told you to take some blood tests, he's prescribed you calcium, you have taken it. Now you go to a second doctor, you show these reports, but don't show the other doctor's report. So this and neither do you tell him that you have taken. So this doctor number 2 only sees your reports. He has no idea that you have taken calcium because you have not told him. So he prescribes again and you take it again. Now you go to a third doctor. Once again you don't tell them about the doctor number 1 and 2. And so this third doctor doesn't know it. He writes again. So the difficulty also comes because you have not given information to the treating doctors. And when they have told you to take for 3 months or 15 days, or they have told you to take injections, then take it because that's what you need. I had my D3 levels of 6 or 7. I was told to take 3 injections and then take my tablets for 3 months, and I did that. And after that, you don't need to, if you're fine, the doctor will not tell you to check for another year. Maybe after a year you just check, and if you need, then you take. Don't just keep popping it. I have turned 50 and so every day I take 1 calcium tablet. No. You can do exercises, be on the move, don't stay indoors, do some exercises, go for a walk. If you're not a gymming type, you don't need to go to the gym. You can do a lot of other things. You can do yoga, you can do, go for a walk, you can do Zumba, you can do a lot of other activities and keep your activity level. So this will help you to prevent osteoporosis. So this is all that you need. So if you have a back pain and you are used to doing yoga, then when you have a back pain, there are certain yogasanas that you should not do. Once your back pain is gone, you go back to doing everything. All right. So does that answer your question? Yes. Does McKenzie help in ankylosing spondylosis? Yes, a very good question. So increasingly, I do see a lot of ankylosing. So ankylosing is because of HLA-B27 positive. It is a gift that you have got from your family, right? What's the question? It's ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis जैसा एक है, ओके? तो उसमें ankylosing arthritis अब वो एक ऐसा डिजीज़ है जो नॉर्मली एक बैम्बू स्पाइन अगर आप बोलो तो पीपल नो इट एज अ बैम्बू स्पाइन. नॉर्मली एंकिलोजिंग में क्या होता है कि अबाउट 20-25 बिफोर 30 years आर डायग्नोस्ड, अर्ली 20s में, मेल्स मोर देन फीमेल्स, बट वी हैव सीन फीमेल्स ऑल्सो, बट मेल्स मोर देन फीमेल्स. सो जो एक नॉर्मल जो स्पाइन में जॉइंट्स होते हैं ना, तो आप टर्न कर सकते हो, राइट? तो वो उसके जो लिगामेंट्स हैं आपके जॉइंट्स के जो साइड से जो जाते हैं, तो वो थोड़े थोड़े करके एंकिलोजिंग में वो कैल्सिफाई होते हैं, यानी कि वो खड्डी जैसा बन जाता है, विद द रिजल्ट कि वो पेशेंट ऐसा ही हो जाता है. ऑलराइट, अभी काफ़ी अच्छे मेडिकेशन से आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो जो आपको वो डिज़ीज़ को एक चेक पे रख सकते हैं और आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो आप काफ़ी हद तक एक 55-60 years आपका जो वर्किंग लाइफ है, आप अपना वर्किंग लाइफ कर सकते हो एंड यू कैन अर्न योर लिविंग. बट एक जब आपका डायग्नोसिस अर्ली 20s में हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कि यू हैव टू अडॉप्ट, या तो स्विमिंग करो, वॉक्स करो, एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस आपके जनरल एक्सरसाइज आपको करने जो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है. ये चीज़ अलग है, ओके? ये चीज़ एक हर एंकिलोजिंग पेशेंट को करना है, राइट?
बिकॉज आपका, ताकि आपका वो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी रहे एंड यू विल नॉट बी लाइक दिस। उसमें आपके हिप्स फ्यूज़ हो जाते हैं और आपके पेल्विस जो है ये फ्यूज़ हो जाते हैं और आपके स्पाइन फ्यूज़ हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े आपके जब वो यहाँ पे थोरैक्स फ्यूज़ होते हैं तो आपके रिब्स का भी जो अटैचमेंट्स है वो भी फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्हें कि कड़क हो जाते हैं। जो आपका सोचो यहाँ पे जॉइंट है, राइट, ये मूव हो रहा है ना, अगर ये कड़क था तो ये मूव नहीं होगा ना, तो वैसा वो स्पाइन बन जाता है। दैट्स एक्चुअली दैट इज़ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे वो फ्लेयर अप्स होते हैं बीच बीच में, ओके। जब वो फ्लेयर अप्स होते हैं बीच बीच में, वो एंकिलोजिंग की वजह से आपको फ्लेयर अप होके वो पेन हुआ है, राइट। जो इंटरमिटेंटली आपका जो डॉक्टर ने पेन मेडिसिन दिया हुआ है वो आपको करना है, और उस टाइम पे आपको एक्सरसाइजेज विद इन लिमिट्स करना है, पेन को एनहांस नहीं करना है। बट एंकिलोजिंग अगर आप में डायग्नोज हुआ है तो आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको भी जो आम लोगों को बैक पेन नेक पेन होता है वो आपको भी हो सकता है। सो एक मैकेंजी थेरेपिस्ट, मैकेंजी ट्रेंड थेरेपिस्ट होने की वजह से मैं, अगर आप में वो चीज़ है तो मैं आपको चेक करके मैं डायग्नोस कर सकती हूँ कि आपका ये जो पेन है ये एंकिलोजिंग की वजह से पेन है या आपका एक रेगुलर बैक एंड नेक पेन है। अगर आपका ये रेगुलर बैक एंड नेक पेन जो आम लोग को होता है तो वो मैं आपको वही एक्सरसाइज होगा जो आपके इवैल्यूएशन में मुझे पता चलता है। अब जब आप करते हो तो मैं आपका एक्सरेज देखने वाली हूँ, आपका ये देखूँगी कि आपका स्पाइन कितना तक फ्यूज़ हुआ है, और फिर मुझे मालूम है कि आपका लिमिटेशन कुछ अलग होगा तो मैं आपके लिमिटेशन के हिसाब से आपको चेक करूँगी, आपके लिमिटेशन के हिसाब से आपको ट्रीट करूँगी जो आपका नॉर्मल बैक पेन है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एंकिलोजिंग वाले पेशेंट हो या इवन रूमेटॉइड, अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, RA पॉजिटिव हो, तो भी आपको हर एक पेन RA की वजह से नहीं होगा। तो वो चीज़ हमें देखना है कि आपका ये जो पेन है ये मैकेनिकल है या केमिकल है, यानी कि वो RA फ्लेयर अप होने की वजह से वो सूज जाता है हर एक जॉइंट, राइट। तो वो सूज गया है तो वो RA की वजह से सूज गया, उस टाइम पे उसको रेस्ट की ज़रूरत है। एंकिलोजिंग में वो फ्लेयर अप हो गया है उसकी वजह से, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मैकेनिकल पेन है, आपको वो एक्सरसाइज करना है। तो ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये किसकी वजह से पेन है। अगर मैकेनिकल है तो येस आई कैन ट्रीट हिम एंड ही विल बिकम पेन फ्री। सो लॉट ऑफ एंकिलोजिंग पेशेंट्स हु कम टू मी, बट वो लिमिटेशन मुझे पता है कि इसका जॉइंट इतना ही मूव होगा। Ankylosing cannot be helped by anybody. You have to be treated by a rheumatologist. You have to keep in touch with one person and he will be giving you the medications. And you have to, along with medications, be very active. Okay? But they will also tend to have, so sometimes क्या होता है, they have a normal back pain and that's not diagnosed. You know, everything is labeled as because of ankylosing, which is wrong. Okay? मैडम मैं 10-12 साल पहले जाके गिरा था तो बैक साइड गिर गया था, तो बैक साइड पे D12 पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। क्या डिस्टर्ब हुआ था? मतलब पेन हुआ था, लेकिन मतलब सर्जन मतलब जो था ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज आपको करना जारी रहना पड़ेगा। तो जो एक्सरसाइज उसने कुछ दिया था जो बैंड करके रहने का थोड़ा टाइम, और ऊपर नीचे जो करना रहता है लेग्स, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन तो रहता ही है। और जब ये एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, बट नॉट कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा तो दर्द रहता ही है। और मेरा नॉर्मली 1-1.5 घंटे का ट्रैवलिंग रहता है, कभी ट्रेन में होता है, कभी सुबह जाता हूँ, और ऑफिस में ऑफिस वर्क ही रहता है। तो क्या कुछ पहले टेस्ट, मतलब कोई MRI के एक्सरे कराना जरूरी रहेगा बिफोर, और एक्सरसाइज के थोड़ा कम होने की या तो जाने की उम्मीद रहेगी? कितने टाइम पहले हुआ था आपको? 12 साल हो गए। 12 years बैक आपका हुआ था, और उस टाइम पे आपका एक्सरे निकला था, और वो आप बॉटम्स के ऊपर गिर गए थे, कूलर पर पूरा नीचे गिर गया था। राइट। उस टाइम पे आपके कोई फ्रैक्चर हुआ था? जो फ्रैक्चर जब होता है ना इसमें, तो आपका ये, अगर ये हड्डी ऐसा है
तो नॉर्मली वेज कंप्रेशन ऑस्टियोपोरोसिस होता है या तो आप गिर जाते हो तो फ्रैक्चर इसमें कैसा होता है, ये अगर आप हाथ में बिस्किट पकड़ के आपने यूँ दबा दिया आगे तो कैसे चूरा हो जाएगा, तो ये ऐसा यहाँ से चूरा हो जाएगा। ओके, दैट्स हाउ द फ्रैक्चर नॉर्मली वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं। तो आपका वैसे हुआ था, फ्रैक्चर मतलब उसमें 3 मंथ्स थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना पड़ता है। 40-60 टोटली बेड रेस्ट था। हाँ, तो वो बेड रेस्ट उसमें नॉर्मली वे मैकेनिकल बैक पेन में भी यहाँ पे बहुत इंडिया में बेड रेस्ट बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनली आप देखा जाएगा तो इवन स्लिप डिस्क होता है तो रेस्ट आपको 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ओके, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, वीक्स में नहीं। लेकिन अगर आपको वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर है तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, आपको वो कैसा है उसके हिसाब से आपको बोलेंगे कि इतना देर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज ये जो फ्रैक्चर है उसमें आपको देखो कोई प्लास्टर वैसे नहीं लग सकता है, तो आपको जब बैठते हैं तो आपको वो ब्रेस दिया जाएगा, पट्टा। ओके, तो वो हाँ, तो वो चीज़, सो यू हैव गॉट टू सी कि एग्जैक्टली मैं आपका कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अगर आपका वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर था तो वो नॉर्मली आपको उस टाइम पे कैल्शियम या जो भी है मेडिकेशंस देंगे, 3 मंथ्स रेस्ट रहेगा, उसके बाद में आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस देना चाहिए बैकवर्ड। अगर आप आगे झुकोगे तो उसमें और कंप्रेशन हो जाता है। सो उसमें जनरल एक्सरसाइज अभी 12 साल पहले का है, सो आई कैन कमेंट अबाउट इट। बट अभी अगर आपकी उसमें कोई चेंजेस नहीं हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो तो यू आर नॉट अ कैंडिडेट की एक MRI अभी निकालो, बिकॉज एक चेकिंग में भी मालूम पड़ेगा। और आप हो सकता है कि वो पॉस्चरल है आपका, वो 12 साल का जो था वो ख़त्म हो गया। अभी जो हमने बोला है पॉस्चर का वो आप ध्यान रख के देखिए। हो सकता है कि आप ध्यान नहीं रख रहे थे, आपका बैठने उठने का जो हमने अभी बताया है आपको वो सब करके देखिए। हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए, और अगर ठीक हो जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Okay. उन्होंने एडवाइस किया था कि you have to reduce your body, so that load also comes on there. हाँ, but there is no direct correlation between weight and this thing. बट आप ओवरवेट हो, दुबले पतले भी हो और आपका वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है और आप यूँ करके बैठे रहते हो तो आप दुबले पतले हो तो भी आपको पेन देगा ही ना। आपका वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है, आप दुबले पतले हो, आप यू आर ओनली 38 किलोग्राम्स, आप क्रंचेस करने लगे, आपका पेन बढ़ने वाला है ना। So your advice is a posture or You just have, because I can't comment exactly, because as I said कि हम में से कोई भी जो एक पेशेंट को देखते हैं तो 45 मिनट्स इवैल्यूएट करे बगैर हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं बोल सकते हैं। बट दिस इज समथिंग 12 इयर्स बैक जो था वो ख़त्म हो चुका है, राइट। अब ये चीज़ आपका वो, जैसे अभी आप सर्दी ज़ुकाम हो गया आपको और आप डॉक्टर के पास गए तो 3 महीने पहले डॉक्टर साहब मेरे को ज़ुकाम हुआ तो मैं यही हुआ था मुझे, वो बोलेगा हाँ ठीक है, उसका कोई कनेक्शन नहीं ना। सेम में बैक पेन में कनेक्शन नहीं है। आपका ये एपिसोड क्या है वो देखना है। हो सकता है आपका वो चीज़ ख़त्म हो चुका है और ये एपिसोड आपका अलग है। But whenever I do the exercise, I get relief. See, the but thing. Then every day it requires the exercise. So that's exactly what we are saying कि you should be, what we see is that patient is pain free. Okay, pain नहीं रहता है, pain नहीं रहना चाहिए, pain नहीं रहना चाहिए। So if any of our patients go for a holiday, obviously you are enjoying. You're not doing your exercise. Maybe on the flight you might do 1 minute exercise. That's it. You don't need more than 1 minute. Right? तो वो मैं आज ये 15 मिनट्स का एक्सरसाइज नहीं किया तो पेन आया, तो वो पेन नहीं होना चाहिए. That should not be. So I can't clearly tell you because I have not checked your, but we need to know कि आपका ये एपिसोड है या 12 साल एक ही एपिसोड चल रहा है आपका.